कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आंकड़ों को हम कैसे प्रस्तुत करें, अर्थात जो भी आंकड़े हम एकत्र कर रहे हैं, कहीं से भी प्राप्त कर रहे हैं, उनका प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाए। तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके पास आंकड़े हैं उनको आप एक क्रम दे सकते हैं। मतलब सबसे छोटा आंकड़ा सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, या फिर सबसे बड़ा आंकड़ा पहले, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा। इस प्रकार आपके पास आंकड़ों को क्रम देने के लिए दो क्रम हो जाते हैं, एक कहते हैं हम अवरोही और एक कहते हैं आरोही। चलिए बात करते हैं 10 विद्यार्थियों के गणित विषय में प्राप्त अंकों की। हमने 10 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्त अंकों को एकत्र किया। तो हमने हर विद्यार्थी से पूछा तो हमें इस प्रकार से मिले। एक विद्यार्थी ने बताया कि उन्हें 50 अंक, एक के 42, किसी के 56, किसी के 92, इसी प्रकार आगे। अब जब हम बात करते हैं कि इसमें सबसे अधिक अंक कितने हैं या सबसे अधिक अंक किस विद्यार्थी को मिले, तो हम एकदम से नहीं बता सकते हैं, या सबसे कम अंक कितने हैं एकदम से नहीं बता सकते। हालांकि यहाँ पर तुम्हारे पास कम आंकड़े हैं, अगर बहुत सारे आंकड़े हैं तो हमें एकदम से अगर ढूंढना है कि सबसे अधिक अंक क्या है, सबसे कम अंक क्या है, अगर हम इन्हीं आंकड़ों को क्रम से लगा लेंगे, जैसे मैंने पहले आरोही क्रम में सजा के रखा है, सबसे छोटा 28, फिर 32, फिर 42, इसी प्रकार आगे को आंकड़ों किसी क्रम में बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे छोटे से बड़े की ओर इसको हम कहते हैं आरोही क्रम। आरोह माने चढ़ना। तो अब यहाँ पर हम अगर इन आंकड़ों को देखेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि सबसे कम 28 अंक हैं और सबसे अधिक 92 अंक हैं। और इसके ठीक उल्टे क्रम को, यानी सबसे अधिक अंक सबसे पहले रख रहे हैं और धीरे धीरे नीचे की ओर घटते जा रहे हैं। 92 के पास जो भी अंक है 82, 82 के पास 70, तो हमने उसके बाद के अंकों को रखते गए आगे को। तो अब हमें सबसे अधिक अंक 92 यहाँ भी प्राप्त हो गया, सबसे कम अंक 28। तो आरोही के ठीक विपरीत क्रम को हम कहते हैं अवरोही। अवरोही का मतलब होता है उतरना। तो एक मेथड तो ये है कि आप आंकड़ों को ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई क्रम दे सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे आंकड़े हो गए, मतलब आंकड़ों की संख्या अत्यधिक है, 10 20 नहीं है बल्कि 40 50 60 या 100 आंकड़े हैं, तब हम क्या करेंगे? तब हम एक सीधी सी सारणी का निर्माण करते हैं। सारणी के एक तरफ हम आंकड़ा लिखेंगे और दूसरी तरफ वह आंकड़ा जितनी बार आया है उसको गिनकर उसकी संख्या लिख देंगे। चलिए चर्चा करते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनाएं। कक्षा 10 के छात्र छात्राओं द्वारा जुलाई माह की सामाजिक विज्ञान की मासिक परीक्षा में प्राप्त अंक हमने एकत्र किए। एकत्र कर सकते हैं आप बच्चों से पूछकर। तो इस प्रकार से आपके पास सामाजिक विज्ञान की जुलाई माह की मासिक परीक्षा के अंक एकत्र हुए हैं। किसी बच्चे के 2, किसी के 8, किसी के 7, किसी के 5, इस प्रकार आप नोट करते गए। ये आपके रॉ डाटा हो गए जो आपने इकट्ठा किया। अब हम इनको सही तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हैं। अगर हम इसको आरोही या अवरोही क्रम में लगाएं तब भी हमारे पास बहुत सारे आंकड़े हैं। तो उससे भी अच्छा हम ये करते हैं कि हम एक सारणी बनाते हैं जिसमें एक जगह हम लिखते हैं प्राप्तांक और दूसरी जगह लिखते हैं बारंबारता। और बारंबारता प्राप्त करने के लिए हम मिलान चिन्ह की मदद ले सकते हैं। अगर हम गलती नहीं करते हैं गिनने में तो हम सीधे गिन के बारंबारता पता कर सकते हैं। बारंबारता का सीधा सा तात्पर्य हुआ कि कोई आंकड़ा कितनी बार आया है, कितनी बार वो आपके आंकड़ों में शामिल है। अब जैसे हम बात करते हैं प्राप्तांक की, तो प्राप्तांक हम यहाँ से ढूंढेंगे कि सबसे इसमें कम प्राप्तांक 2 अंक मिले हैं। तो हम 2 अंक देखते हैं कितने बच्चों को मिले हैं। तो हम प्राप्तांक में 2 लिखेंगे। 2 से नीचे कोई अंक नहीं है तो सबसे पहले हम 2 से शुरू करते हैं। अगर हमें 2 एक बार 2 बार ऐसे गिनने में दिक्कत हो रही है तो हम मिलान चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आंकड़ों की संख्या बहुत अधिक होगी तब आप भूल जाएंगे कि कौन कितनी बार आया गिनते गिनते, तब आप मिलान चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर भी मैं मिलान चिन्ह की मदद से बता रहा हूँ। जैसे 2 एक बार आया तो आपने डॉट लगा लिया, एक खड़ी रेखा, फिर 2, फिर एक खड़ी रेखा, फिर आप आगे देखते गए 2, फिर एक खड़ी रेखा, फिर उसके बाद तो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 बार। तो 2 की बारंबारता होगी 3। अब ऐसे ही 2 के बाद कुछ छात्रों को
3 अंक प्राप्त हुए हैं, तो अब हमारे पास आंकड़ा क्या हो गया 3। तो 3 कितनी बार आया ये देखेंगे, एक बार हमें मिल चुका है। हम अब जहाँ पर थे वहाँ से आगे बढ़ेंगे, 2 बार, दूसरी खड़ी रेखा, फिर उसके बाद नहीं आया, तो 3 की बारंबारता कितनी आई, 2। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए सभी आंकड़ों के लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के लिए मिलान चिन्ह लगाकर कौन आंकड़ा कितनी बार आया है उसकी बारंबारता को नोट कर लेते हैं। तो जो ये सारणी बनी, अब यहाँ पर जैसे 5 के लिए आप ये थोड़ा सा अलग पा रहे होंगे। 5 जब भी मिलान चिन्ह आप लगाएंगे, 4 खड़ी डंडियों के बाद अगर एक बार और आंकड़ा आता है तो 5 के लिए आप तिरछा लगाएंगे, और फिर एक और आता है तो फिर नया एक खड़ा डंडा, फिर खड़ा डंडा, फिर खड़ा डंडा। तो ये जो आपको इकट्ठा दिखेगा इसका मतलब है 5 है। जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है, ये भी 5 है। तो मिलान चिन्ह लगाने के लिए 4 खड़ी डंडियों के बाद 5वें के लिए आप एक तिरछा विकर्ण जैसा खींचेंगे, फिर आगे को जारी रखेंगे। तो इस तरीके से हमें जो ये सारणी प्राप्त होती है, इस सारणी को हम कहते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, या सामान्यतः बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं। अवर्गीकृत इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में नहीं बांटा है, बल्कि हर आंकड़े की बात कर रहे हैं हम कि 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, प्रत्येक आंकड़े की बात कर रहे हैं। तो इसके बाद हम जब वर्गों में आंकड़ों को बांटेंगे तो इसी प्रकार की सारणी को हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहेंगे। अब एक अन्य स्थिति पर विचार करते हैं। ग्राम सभा मूलाकोट के सिटोली गांव में निवास करने वाले व्यक्तियों की आयु का जो डाटा है, आंकड़ा है, जुटाया गया है, जो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ है। 14 वर्ष, 18 वर्ष, 10 वर्ष, 19 वर्ष, इसी प्रकार आगे को। अब हमारे पास प्रश्न यह उठता है कि क्या हम इन आंकड़ों को ऐसे ही प्रस्तुत करें या इनको कुछ आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करें, जिससे कि हमें आंकड़ों को पढ़ने में और अन्य अध्ययन के रूप में इनको इस्तेमाल करने में सुविधा हो। तो हम इसको अगर वर्गीकृत आंकड़ों के रूप में इकट्ठा करेंगे तो हमें प्रस्तुत करने में वह आकर्षक लगेगा। अगर हम इनको आरोही या अवरोही क्रम में लगाएंगे तो फिर से हमारे पास बहुत सारे आंकड़े हो जाएंगे। अगर हम इनको अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, जैसे कि इससे ठीक पहले आपने सीखा, अगर उसमें हम इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पर जैसे देखो 12 केवल एक बार आया है, और उसके बाद 13 भी इसमें दिख रहा है, 16 भी दिख रहा है, 14 भी है। तो हर एक के लिए 12 के भी आगे एक बार आया है, 1 लिखना पड़ेगा, 14 के आगे भी 1 आया है, 1 लिखना पड़ेगा। तो हम ऐसा करने के बजाय क्यों ना ऐसा करें कि जिनकी उम्र 10 से 19 तक है, ऐसे कितने हैं उनको अलग कर लेते हैं। फिर 20 से 29 वर्ष उम्र वाले कितने हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो होगा क्या कि हमारे जो आंकड़े हैं वो अलग अलग वर्गों में बढ़ जाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बारंबारता बंटन सारणी जो हमने इससे ठीक पहले बनाई थी उसी की तर्ज पर हम एक सारणी का निर्माण करेंगे, जिसमें हम आंकड़ों को वर्गों के रूप में पहले विभाजित करेंगे, फिर उसके बाद मिलान चिन्ह लगाएंगे और उसकी मदद से हमें हर वर्ग की बारंबारता पता चल जाएगी। तो इस प्रकार से आप तालिका का निर्माण करेंगे। हम अलग अलग आयु वर्ग इसमें नोट करेंगे। तो सबसे पहले आयु वर्षों में, क्योंकि आयु वर्षों में हमने नोट की है तो आय को वर्षों में नोट किया जाएगा। 10 से 19 ये पहला वर्ग हो गया। इसी प्रकार फिर 10 से 19 के बाद 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, इस प्रकार हम अपने वर्गों को नोट कर लेंगे। अब उसके बाद जब हम दूसरे खाने में जाएंगे तो दूसरे खाने में हम मिलान चिन्ह के लिए हमने खाना बनाया, तो हम मिलान चिन्ह लगाएंगे। हर वर्ग में कितने आंकड़े हैं, एक आंकड़े के लिए, प्रत्येक आंकड़े के लिए एक मिलान चिन्ह लगाया जाएगा। और उसके बाद अंतिम रूप से जितने भी मिलान चिन्ह होंगे उनके आधार पर हम बारंबारता नोट कर लेंगे। बारंबारता का मतलब यहाँ पर हुई व्यक्तियों की संख्या। अब 10 से 19 की बात करते हैं।
तो आपने यह नोट करना है कि 10 वर्ष के कितने हैं, 11 के कितने हैं, ऐसे आप नोट करते जाएंगे। तो अब जैसे 14 है इस वर्ग में आ गया, फिर उसके बाद 18 इसी वर्ग में है, फिर उसके बाद 10 इसी वर्ग में है, फिर उसके बाद 19 इसी वर्ग में है। तो 4 डंडे। अब अगला आंकड़ा अगर इसी वर्ग का आता है तो हम तीसरे डंडे का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक नहीं मिला, 13 है, तो एक और आंकड़ा इस वर्ग में मिला, तो 5 तो हो गए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक और मिला, फिर एक और। तो इस प्रकार पहले वर्ग में कुल कितने मिलान चिन्हों को हमने गिना, तो कुल मिलाकर आंकड़े कितने हो गए, 7। इसी प्रकार अगले वर्ग 20 से 29 के लिए हमने मिलान चिन्ह लगाए, तो हमारे पास आंकड़ों की संख्या आई 8। प्रत्येक वर्ग के लिए हम मिलान चिन्ह लगाएंगे और मिलान चिन्हों की संख्या को गिनकर बारंबारता हर वर्ग की नोट कर लेंगे। अब इन आंकड़ों में अच्छी तरह देखकर हमने प्रत्येक वर्ग के लिए मिलान चिन्ह लगा लिए और मिलान चिन्हों के आधार पर हर वर्ग की बारंबारता नोट कर ली। तो इस प्रकार से जो आपको ये सारणी मिलती है, इसे हम कहते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। अब क्यों कह रहे हैं वर्गीकृत? वर्गीकृत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये विभिन्न वर्गों में बटे हुए हैं। 10 से 19 के बीच में 7 आंकड़े हैं, कौन है ये नहीं पता, लेकिन 10 से 19 तक 7 आंकड़े हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 10 वर्ष से 19 वर्ष तक है, ऐसे 7 व्यक्ति उस गांव में निवास करते हैं। ऐसे 20 से 29 वर्ष उम्र के 8 व्यक्ति, इसी प्रकार अन्य। तो अब अगर हम आंकड़ों को ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा आकर्षक लग रहा है। तो इसलिए आंकड़ों को जो प्रस्तुत करने की विभिन्न विधियां हैं, उसी रूप में आपको इस अध्याय में प्रश्न भी मिलेंगे और उसी रूप में हमने उन्हें हल करना होगा। अब वर्गों के आधार पर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 10 से 19 या 20 से 29, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई आंकड़ा यहाँ पर तो उम्र से संबंधित है, अंकों से संबंधित या छात्रों की ऊंचाइयों से संबंधित कोई आंकड़ा आपके पास 9.5 भी हो सकता है, कोई आंकड़ा आपके पास 18.1 भी हो सकता है और कोई 19.7 भी हो सकता है। अब जैसे मैं एक वर्ग लिखता हूँ, दस से 19, तो इसमें कौन कौन से आंकड़े काउंट हुए? जो 10 है, जो 19 है और जो आंकड़े 10 और 19 के बीच में है। इसके बाद अगला वर्ग हमने लिखा 20 से 29। अब इसमें कौन कौन से आंकड़ा है? 20, 29 और 20 और 29 के बीच के। लेकिन यदि हमारे पास कोई आंकड़ा 19.5 है या 19.3 है, तो उसको हमने कहाँ शामिल किया? अब उम्र के रूप में तो आंकड़ा अभी इस प्रश्न में हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम छात्र की ऊंचाई या किसी बगीचे में पौधों की ऊंचाई की बात करें तो हमारे पास इस प्रकार के आंकड़े आ सकते हैं, 1.2 मीटर या 1.25 मीटर। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? हम क्या इनको छोड़ देंगे या फिर इनको शामिल करेंगे? तो कैसे शामिल करेंगे, अब इस पर हम चर्चा करते हैं। प्रत्येक वर्ग में आप देख रहे हैं 2 संख्याएं हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है। तो छोटी संख्या को हम कहते हैं वर्ग की निम्न सीमा और बड़ी संख्या को कहते हैं हम वर्ग की उच्च सीमा। हर वर्ग में आपको ऐसा दिखेगा 30 से 39 छोटी सीमा, उच्च सीमा, निम्न सीमा, उच्च सीमा, निम्न सीमा, उच्च सीमा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि 19.5 या 19.3 इस प्रकार के आंकड़ों को हम कैसे अपने वर्गों में शामिल कर पाएंगे। इस प्रकार के वर्गों को जिसमें हम उच्च सीमा को भी निम्न सीमा को भी शामिल कर लेते हैं, इसमें हमने 10 को भी गिना, 19 को भी गिना, तब टैली लगाया, हमने 20 को भी गिना और 29 को भी गिना, तब जाके टैली मार्क लगाए, मिलान चिन्ह लगाए। तो हम इसमें दोनों सीमाओं को शामिल कर रहे हैं, तो इनको कहते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल
यानी इंक्लूसिव का माने समावेशी, दोनों को हम शामिल कर रहे हैं, उच्च सीमा को भी निम्न सीमा को भी, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, समावेशी वर्ग अंतराल है। अब हम इस समावेशी वर्ग अंतरालों से ऐसे वर्ग अंतराल बनाने की कोशिश करते हैं जिनमें हमारे पास 19.5 और 19.3 भी शामिल हो जाए। अब हम करते क्या हैं, दो वर्गों के बीच में, जैसे हमारे पास एक वर्ग है 20 से 29 और इसके बाद अगला है 30 से 39। पहले वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा के बीच का अंतर कितना है, ये नोट कर लेते हैं। ये अंतर कितना है, 1। फिर इसका हम आधा कर लेते हैं, 1 में हम 2 का भाग दे देते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, 0.5। अब हम अगर अपने वर्ग की निम्न सीमा को 0.5 नीचे करें और उच्च सीमा को 0.5 ऊपर ले जाएं, नीचे करने का मतलब 0.5 इसमें से घटा दें तो हमारे पास मिल जाएगा 19.5 और इसमें अगर हम जोड़ दें तो ये हमें मिल जाएगा 29.5। इसी प्रकार अगला वर्ग मिलेगा हमें, 30 से हम नीचे आ जाएंगे 29.5 और इधर आ जाएगा 39.5 और इसी क्रम में अगला हमारे पास क्या आएगा, 39.5 से 49.5। ये समावेशी वर्ग अंतरालों से किस प्रकार हम अपवर्जी वर्ग अंतराल तक जाएं। अब अपवर्जी का मतलब क्या होता है वो अभी आपको बताएं। 19.5 और 29.5 देखो सब आ गए, इसमें 19.5 भी आ गया, 29.5 भी आ गया, लेकिन अब एक और समस्या आ गई कि 29.5 यहाँ भी आ गया। अब क्या करें, अब 29.5 को यहाँ गिने कि यहाँ गिने, तो परंपरा यह है कि हम हमेशा जो उच्च सीमा होती है उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। मतलब 19.5 को यहाँ गिन लेते हैं और 29.5 को इस वाले वर्ग में नहीं गिनेंगे, 29.5 को फिर इसमें काउंट करेंगे। माना आपका कोई आंकड़ा 29.5 है तो उसको इस वर्ग में शामिल नहीं करेंगे, इसमें करेंगे। कहने का मतलब प्रत्येक वर्ग में हम निम्न सीमा को तो शामिल करेंगे लेकिन उच्च सीमा को एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड करने का मतलब छोड़ देना, एक्सक्लूड माने छोड़ देना, इसलिए इन अपवर्जन कर देना। इस प्रकार के वर्ग अंतराल को एक्सक्लूसिव इंटरवल कहा जाता है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल मतलब अपवर्जी वर्ग अंतराल, अपवर्जी वर्ग अंतराल कहा जाएगा। तो अपवर्जी वर्ग अंतराल में क्या करेंगे आप, हमेशा निम्न सीमा को तो काउंट करेंगे लेकिन उच्च सीमा को छोड़ देंगे। तो आंकड़ों को प्रस्तुत करने के बारे में आपको क्रम से लेकर बारंबारता बंटन, अवर्गीकृत और वर्गीकृत दोनों बता दिए और मैं समझता हूँ कि आपको समावेशी और अपवर्जी वर्ग अंतरालों में भी अंतर समझ में आया होगा, क्योंकि जब आप अपनी एक्सरसाइज में जाएंगे आपको बहुत बार 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 या फिर 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29 इस प्रकार के वर्ग अंतराल देखने को मिलेंगे। अब आपने इनको अच्छी तरह समझना है कि ये क्या है, ये अपवर्ती हैं और ये क्या हैं, समावेशी हैं, क्योंकि इसमें देखो ओवरलैपिंग हो रही है, 10 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। काउंट कहाँ करेंगे हम, यहाँ करेंगे 10 को, 20 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, काउंट हम 20 इसमें करेंगे। तो आपके पास आंकड़े अपवर्जी वर्ग अंतरालों के रूप में भी हो सकते हैं, आपके पास आंकड़े समावेशी वर्ग अंतरालों के रूप में भी हो सकते हैं। और यदि समावेशी वर्ग अंतरालों को अपवर्जी वर्ग अंतरालों में बदलना है तो मैंने आपको यहाँ पर मेथड बताया कि आप किसी भी वर्ग की उच्च सीमा और उससे अगले वर्ग की निम्न सीमा के बीच में कितना अंतर है वो देख लीजिए, उसका आधा करके आप हर वर्ग की निम्न सीमा से उतना घटा के उच्च सीमा में उतना जोड़ दीजिए, तो जो आपके वर्ग अंतराल बनेंगे वो फिर अपवर्जी वर्ग अंतराल। मैं आशा करता हूँ कि आपको समावेशी और अपवर्जी वर्ग अंतराल के बीच में अब किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो हमने ये सारणी बनाई, इसमें जो हमने वर्गों में अपने आंकड़ों को रखा, इस प्रकार की बारंबारता बंटन सारणी को हम
वर्गीकृत वारंवारता बंटन सारणी कहेंगे। और इससे पहले जो हमने वारंवारता बंटन सारणी आपको बना के बताई थी वो वर्गीकृत नहीं थी, उसको हम सिंपली वारंवारता बंटन सारणी या अवर्गीकृत बंटन सारणी कह सकते हैं।